हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं एंड आई एम ग्रेट एज वेल. आई एम नंदिनी, योर एजुकेटर एंड मेंटर एट लर्न करो. आई एम टेकिंग योर लीगल स्टडीज फॉर क्लास 12. आप नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना. दिस इज पार्ट 5 ऑफ यूनिट 4 पार्ट 5 है. यूनिट 5 हम शुरू करेंगे लीगल प्रोफेशन. उसके बाद ये लास्ट पार्ट है यूनिट 4 का, ठीक है. इसके बाद चैप्टर को टाटा बाय बाय. उसके बाद फिर हम करेंगे लीगल प्रोफेशन. जल्दी हम कंप्लीट कर रहे हैं लीगल स्टडीज का, जिससे कि हम लोग क्वेश्चंस के साथ बिगिन कर सके. क्वेश्चंस किस फॉर्म में आएंगे आपको पता है? जब हम क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना तो हमें लगेगा ओ वी हैव ऑलरेडी रेड द आंसर इज ऑन आवर टिप्स. हाउ वी आर लर्निंग इन द वीडियो में हम कितने अच्छे से लर्न कर रहे हैं. अब तो स्टूडेंट्स को याद भी हो जाएगा. ऑलराइट, चलो ठीक है. नेशनल कमीशन, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑलरेडी वी हैव रेड. पिछली वीडियो में कवर हो चुका है. पार्ट 4 ऑफ द वीडियो नहीं चेक किया है जाकर अभी के अभी चेक कर सकते हो. पार्ट 4 में हम लोग शुरू कर चुके हैं क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज क्या होती हैं. द वेरी वन NHRC भी हम लोग पढ़ चुके हैं. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वी आर स्टार्टिंग नाउ. अब हम शुरू करने वाले हैं. देखो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है इनकी कमीशन में. वो कमीशन ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है NHRC. नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज के लिए काम करती है. समवॉट फंक्शंस आर वेरी वेरी सिमिलर. अगर आप एक का भी बहुत अच्छे से याद कर लो, आप मोल्ड करके आंसर लिख सकते हो दूसरी कमीशन के लिए भी. टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपको यही बात बता रही हूँ. ये जरूरी नहीं है कि आपको हर कमीशन का अलग से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. आप देखोगे मेरे साथ कि हर कमीशन का ऑलमोस्ट फंक्शंस वगैरह सेम है. ऑलराइट, फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1993. हमने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ा था. वो एक्ट था 1993 का. मैंने आपके साथ याद किया था जब आपने और मैंने याद किया था. फिर अब ये है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है. ये 1992 का एक्ट है. इट वाज इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट टू क्रिएट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज के लिए एक नेशनल कमीशन बनी थी टू सेफगार्ड द ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स किसके? माइनॉरिटीज के. इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. मुस्लिम्स, जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स, ये सब क्या है? सिख्स, ये लोग सब ही माइनॉरिटीज हैं. आपको पता है माइनॉरिटीज यहाँ पे हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. नो, माइनॉरिटीज हियर आर ऑल ऑफ दीस पीपल जो लेस इन नंबर है, जो बहुत सारे लोग नहीं हैं, दैट दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी. समझ आया? माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट्स आर इंस्ट्रीम्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज अदर लॉ स्टैट्यूट्स में है created by the parliament and the state legislatures. इनको क्या बोलते हैं इन लॉज को? इनको लॉज को स्टैट्यूट्स बोलते हैं. The minorities here are referred to as religious minorities. मतलब जो religious minorities, जो लोग कम है इन नंबर. मुस्लिम्स आ गए इसमें, क्रिश्चियंस आ गए, सिख्स, बुद्धिस्ट, लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है. जैन्स आते हैं, पारसीज भी आते हैं. पारसीज को ज़ोरोएस्ट्रियंस भी बोलते हैं, ठीक है. ये सब माइनॉरिटीज है. Many states have instituted state minorities commissions भी हैं, but सब states में नहीं है. कुछ states में है state minority commissions and they are located in the respective state capitals. जो state की capitals हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है तो वहां पर हो सकती है. ऐसे state के capitals में क्या होती है? एक minority commissions बनी हुई हैं. Person who belong to the minority community approach कर सकता है. जो person belong करता है तो द स्टेट भी कर सकता है एज वेल एज द नेशन भी कर सकता है. नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन को भी वो कर सकता है फॉर रेमेडिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन. अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं उसको तो ऐसे वो कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, चाहे वो नेशनल कमीशन को करे चाहे वो स्टेट कमीशन को करे. तो नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन कंसिस्ट ऑफ हु ऑल? चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 अदर मेंबर्स. तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 7. देखो हम NHRC में कंफ्यूज हो रहे थे कि 6 मेंबर्स है, 7 मेंबर्स है, वेकेंट होता रहता, नहीं होता रहता. तो इस वाले कमीशन में 7 मेंबर्स हैं. सो एक प्रिस्क्राइब्ड नंबर इज 7 ओनली फॉर कमीशन के टोटल मेंबर्स, बट इट वेरीज फ्रॉम कमीशन टू कमीशन. 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, बट एक प्रिस्क्राइब्ड नंबर एक 7 ही है. ऑलराइट, तो इसमें कौन कौन हमने पढ़ा? चेयरपर्सन पढ़ा, वाइस चेयरपर्सन पढ़ा और 5 और लोग होते हैं हु आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है. और आपको जैसे मैंने बताया था उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा, एंड द लास्ट पर्सन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. लाइक वी टॉक्ड अबाउट, हमने पढ़ा था ना कौन अपॉइंट करता है, कमेटी के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है? ऐसे ही माइनॉरिटीज में कौन अपॉइंट करता है? दे आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अगेंस्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटीज. तो इसका मतलब जो लोग हैं वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज से ही बिलोंग करते हैं. हु आर पर्सन ऑफ एमिनेंस. एमिनेंस मतलब फेमस भी है, एबिलिटी भी है, नॉलेज भी है, एक्सपर्टीज भी है,
इंटेग्रिटी भी है, तो ये सब क्वालिटीज देखकर ही इन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। फिर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द कमीशन, जैसे इसके फंक्शंस है ना, ऐसे ही आने वाली और कमीशन के भी फंक्शंस है। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा आपको मेरे साथ, नहीं तो फिर हम ऐसे भूल जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा। और रटने की जरूरत नहीं, रटना तो चलो पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा, बट हर कमीशन में नहीं रटना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ आई? 1 मिनट, चलो ठीक है। फंक्शंस ऑफ द कमीशन क्या है? फंक्शंस ऑफ द कमीशन, इवैल्यूएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कितनी हो गई है माइनॉरिटीज की, ऐसे याद रखना पड़ेगा। इवैल्यूएट करना मतलब इन लेंथ पढ़ना, उसकी एनालिसिस करना, इवैल्यूएटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज। फिर क्या बताया हुआ है? यू हैव द राइट टू मॉनिटर, यू कैन मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड्स, प्रोटेक्शन मिल रही है किसको? माइनॉरिटीज को। जो लॉज प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी और लॉ में जो पार्लियामेंट ने बनाया या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, then you can make recommendations, making recommendations also for the effective implementation of laws which are in interest of minorities by central government or state government. Safeguard करना है, protection करना है human rights का, minorities का, human rights of whom? Human rights of minorities, उनका violation ना हो, so you can make recommendations also. This is also one of the function. You can look into the specific complaints also of, you know, जो complaints हैं by minorities regarding they have been deprived of the rights, उन्हें rights नहीं मिले हैं, उनको safeguard किया जाए of minorities, and you have to take such matters with the appropriate authorities. जो भी appropriate authorities हैं उन तक वो बात ले जानी चाहिए। फिर initiating studies, study करना उस बारे में, you have to in depth talk about it of the problems arising out of any discrimination against minorities and recommending measures for their removal, की ये सब जो hindrances हैं, उनको obstacles हैं, इनको हटा दिया जाए। फिर you have to conduct studies, initiate करना, फिर conduct करना research analysis on the issue relating to socio-economic, मतलब जो society का growth होता है with relation to economics, मतलब economically जो पैसा financially कैसे society को grow किया जा सकता है, and how is it beneficial for minorities के context में, education and development of minorities। फिर appropriate measures suggest करना, फिर you have to make periodical and special reports also। हम आगे वाले commissions के जो functions पढ़ेंगे ना, they are more or less same, so you can make these on your own, need not mug these up, but you can read them very well so as to, you know, make sure कि आप के लिए आपको समझ आ जाए कि आप अपने आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। एक पीरियोडिकल और स्पेशल रिपोर्ट बनाना, एक फीडबैक देना सॉर्ट ऑफ ऑन मैटर पर्टेनिंग टू माइनॉरिटीज, क्या क्या मैटर्स जो है माइनॉरिटीज की कमीशन है तो वो माइनॉरिटीज के लिए तो काम करेगी, एंड दे विल मेक श्योर कि कोई भी माइनॉरिटी का राइट ब्रेक नहीं हो रहा है, इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है, एंड पर्टिकुलर डिफिकल्टीज जो कन्फ्रंट कर रहे हैं उनको हटा देना और उनका एक रेमेडी प्रोवाइड करना, एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ लिए कि देखना कि देखो डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इवैल्यूएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑल्सो। फिर हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है मॉनिटर करना, सेफगार्ड्स, मॉनिटरिंग द सेफगार्ड्स कि उनको प्रोटेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही। जो मैंने अंडरलाइन करना है आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन करो और इनको पढ़ो ध्यान से। फिर रिकमेंडेशंस देना फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को। फिर स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को देखना, इनिशिएट करना स्टडीज को। फिर यू हैव टू कंडक्ट स्टडीज, यू हैव टू कंडक्ट रिसर्च एंड एनालिसिस करना, फिर अप्रोप्रिएट मेजर्स सजेस्ट करना, एंड देन लास्टली यू हैव टू मेक पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, एक एनालिसिस देने के लिए, एक फीडबैक देने के लिए। ऑलराइट, ये बात समझ आई? ये आपको 2 बार वीडियो देखोगे आपको ये सब याद हो जाएंगे, एंड यू हैव टू लर्न दीज। अपने आप भी आप इनको बना सकते हो, बट आपको ये बहुत अच्छे से रीड करने पड़ेंगे। फिर लाइक द NHRC, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ अ सिविल कोड। मैंने सिविल कोड का बहुत अच्छे से मेंशन किया है लास्ट वीडियो में, अगर नहीं चेक किया है तो चेक कर लो। NHRC हैज पावर्स ऑफ दैट ऑफ सिविल कोड, ऑल्दो वो इंस्टीट्यूट करा सकता है लीगल प्रोसीडिंग्स ऑल्सो टू प्रोसिक्यूट दैट पर्सन। वाई? क्योंकि अगर सर्कमस्टेंसेस आर सच, अगर कोई अगर सिविल से बाहर कोई चीज आ रही है, क्रिमिनल नेचर की है, तो वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। When the commission tries any suit or hears a complaint, it has powers to, क्या क्या powers है? Powers देखो यहाँ देखो, summon and enforce, like I told you, देखो बिल्कुल same powers है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं दोबारा से रिपीट करूंगी कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। summon मतलब बुलाना, enforce कराना अटेंडेंस को, require the discovery and production of any document, evidence of affidavits, फिर request any public record or copy from any court,
इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। ये क्या है, ये पावर ऑफ कमीशन है। कोई भी कमीशन की पावर आ जाए तो ये आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। उस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं, वी विल नॉट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट नाउ। फिर कंप्लेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं। कंप्लेंट मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट सेम है। There are many grounds on which commission typically declines admitting the complaint. बहुत कम grounds है जो कमीशन कहता है कि I will not take into consideration, but almost सबको ले लेता है। Firstly, does not entertain or admit cases that do not relate to minority status or rights. अगर minority status और rights के बारे में नहीं बात कर रही है, जब कमीशन बना ही minorities के लिए है और minority की बात ही नहीं हो रही है, minority status, minority rights की बात ही नहीं हो रही है, तो वो उस कंप्लेंट को एडमिट क्यों करे, उसे क्यों एंटरटेन करे उस सर्टेन कंप्लेंट को। कंप्लेंट पेंडिंग नहीं होनी चाहिए बिफोर एनी अदर कोर्ट। अगर पेंडिंग है किसी और कोर्ट में तो वो उसको इनटू कंसिडरेशन नहीं लेगा। जब दूसरा कोर्ट इसको देख रहा है, सुन रहा है, सो व्हाई विल आई टेक इनटू कंसिडरेशन। और कमीशन में अगर किसी भी और कमीशन में है, देन आल्सो दैट इज मैटर्स दैट आर सबजुडाइज। सबजुडाइज मतलब होता है मैटर्स दैट आर अंडर सम अदर जज ऑलरेडी, ठीक है, कोई और जज उसे ऑलरेडी देख रहा है, or institutions that are available, you get subjudized. Thirdly, when the complaint, दोबारा लेना। Thirdly, where the complainant has not availed any ordinary judicial, और अगर उसने कोई अभी तक avail नहीं करी है, he can avail but he has not availed any ordinary judicial, quasi judicial या administrative institutions that are available for redressal, but वो सीधा यहीं आ रहा है, तब भी commission does not admit such matters unless कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो। अगर वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे दे कि मैं वहां नहीं गया, मैं यहाँ आया हूँ, तब इसका केस लिया जा सकता है। बट अगर उसके पास और ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो फिर भी आकर यहीं रुक रहा है, तो उसको रीजनेबल जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी व्हाई ही डिड दैट, तभी उसकी कंप्लेंट एक्सेप्ट होगी। फोर्थली, द कंप्लेंट शुड नॉट रिलेट टू इवेंट्स दैट आर मोर देन 1 year old। 1 साल मैक्सिमम, मैंने 1 साल ही लिख दिया, 1 साल तक का ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंटरटेन करेगा माइनॉरिटीज का, उससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। फिफ्थली, कंप्लेंट शुड नॉट बी वेग मतलब हवा में नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसे फिल्दी बेकार नहीं होनी चाहिए, अनोनिमस नहीं होनी चाहिए कि नाम ही नहीं पता किसने कंप्लेंट करी है, मतलब नाम नहीं पता, या स्यूडोनोमस नहीं होनी चाहिए, मतलब मेरा नाम नंदिनी है और मैं किसी राम के नाम से कोई ऐसी कंप्लेंट फाइल कर दूं तो ये स्यूडोनोमस भी नहीं होनी चाहिए, मैं किसी और के नाम से नहीं कर सकती हूँ। फ्रिवलेस नहीं होनी चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। Lastly, commission does not entertain complaints that are not directly addressed to it. अगर उसने डायरेक्टली उसको नहीं बताया गया है तो वो कोई इनडायरेक्ट कंप्लेंट्स को एड्रेस नहीं करता है, उनकी बातें नहीं सुनता है। लाइक द NHRC, National Commission for Minorities can also take suo motu. Suo मतलब on its own motion based on a newspaper या report पे वो कर सकता है other findings. Applications of complaints are made to be sent to the commission, जैसे NHRC को भेजते हैं ऐसे ही कमीशन को भेजते हैं। They are addressed directly to Secretary of National Commission for Minorities, जो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। It does not charge any fee, जैसे NHRC में कोई फी नहीं लगती, इसमें भी कोई फी नहीं लगती। सेक्रेटरी को सिंपल एक कंप्लेन लॉन्च की जाती है। सेक्रेटरी ऑफ व्हाट? सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। फिर एनसीडब्ल्यू की बात करते हैं। एनसीडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। 1990 का एक्ट है, देखो 1990 का एक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 का है। कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, चेयरपर्सन होता है और 5 मेंबर्स होते हैं। देखो इसमें अब 6 हो गए, इसमें वाइस चेयरमैन की बात नहीं करी हुई है। वाइस चेयरपर्सन की बात अभी तक किसमें हुई है? वाइस चेयरपर्सन की बात सिर्फ अभी के अभी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में हुई है। फिर 5 मेंबर्स होते हैं जो कौन अपॉइंट करता है? अगेन यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है फ्रॉम अगेंस्ट द पर्सन ऑफ somebody who has the ability, expertise है, knowledge है, integrity है, integrity standing, who has an experience है वुमेन की फील्ड में। वुमेन की फील्ड कैसे? इन एनी ऑफ दीज एरियाज, लॉज एरियाज के लॉ लेजिस्लेशन ऐसे, या तुम ट्रेड यूनियन का पार्ट रह चुके हो, या यू हैव बीन मैनेजमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री पोटेंशियल ऑफ अ वुमन, ऐसी कोई मैनेजमेंट का पार्ट रह चुके हो, या फिर यू हैव बीन वुमेन्स वॉलंटरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर इंस्टेंस वुमेन एक्टिविस्ट रह चुके हो, एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुके हो, तो ये सब चीजें देखी जाती है, तभी तुम्हें वो 5 मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं उनमें अपॉइंट किया जाता है। फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ में काम किया है ऑफ वुमेन, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, किसी भी सेक्टर में, इट कैन बी एनी सच सेक्टर, जो ये लिस्टेड है, कोई भी सेक्टर में अगर तुमने काम किया, देन यू आर कंपीटेंट, देन यू कैन बी वन ऑफ दीज।
one of the 5 members. At least one member each belongs to SC का होना चाहिए, एक SC का भी होना चाहिए, एक ST कम्युनिटी का भी होना चाहिए. The member secretary, जो member secretary होता है NCW का, takes care of all the administrative matters that they are taken due care of. फिर functions and powers की बात करते हैं. Functions and powers like we talked about minorities के केस में, ऐसे ही इसके भी functions बहुत ज़्यादा same होते हैं. They investigate and examine करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड. देखो सेफगार्ड किया जाता है, पहले माइनॉरिटीज को सेफगार्ड किया गया, अब वुमेन को सेफगार्ड किया जाता है. प्रोवाइडेड फॉर वुमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही हो, अदर स्टैट्यूट्स की बात हो रही हो, कोई भी लॉ जो कि पास किया गया है, चाहे पार्लियामेंट में चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में, वो सब लॉज को प्रोटेक्ट किया जाता है. टू प्रेजेंट एनुअल एंड अदर रिपोर्ट्स ऑल्सो, कोई भी रिपोर्ट बनाना, लाइक आई टोल्ड यू, एक फीडबैक देने के लिए ऑन दी to the central government about the working of the safeguards of the women, कि women को safeguard किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है. Periodical reports बनाना या annual reports बनाना comes under this. ये this is one of the function. To make recommendation देना central government को, state government को, how to make the effective implementation of the laws. फिर implementation of safeguard कैसे किया जाए, laws को कैसे implement किया जाए, to improve what? Basically जो aim है वो तो improve the working conditions of women ही है ना. Alright, ये बात clear हुई. फिर यहाँ देखो, टू रिव्यू प्रोविजंस देखे कॉन्स्टिट्यूशन के या अदर स्टैट्यूट्स के, अदर लॉज के, एंड मेक रिकमेंडेशन. देखो सबसे देखो रिकमेंडेशन ही दे रहा है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब चीजें ही इसके फंक्शंस होते हैं. क्यों? वुमेन की सेफ्टी के लिए, वुमेन को सेफ गार्ड करने के लिए, वुमेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ गार्ड ऑफ वुमेन ऑल्सो. शॉर्टकमिंग्स, कोई भी टू एड्रेस इनएडिक्वेसीज, कुछ गलत हो रहा है, शॉर्टकमिंग्स है, कुछ मिस्टेक्स है लॉज में, उनको ठीक कर दिया जाए. फिर टू टेक अप केसेस विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, केसेस टेकअप करना विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज अबाउट द वायलेशन ऑफ वुमेन के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है. सो यू कैन टेक दिस केस टू सर्टेन अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को आप टेकअप कर सकते हो एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अदर लॉज, चाहे वो पार्लियामेंट का लॉ है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है. टू लुक इनटू कंप्लेंट्स एंड टेक सुओ मोटो नोटिस, ये इसका फंक्शन है. ऑन इट्स ओन मोशन कर सकता है, ऑन इट्स ओन एक नोटिस दे सकता है ऑफ मैटर्स एंड डेप्रिवेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रहा है लॉज का. ऐसा तो नहीं कि वुमेन को नहीं इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको इक्वालिटी अचीव करनी है. डेवलपमेंट एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज, जो पॉलिसीज उनके लिए क्रिएटेड है उनको ऐसा तो नहीं कंप्लाई नहीं किया जा रहा है, मतलब उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है. डिसीजंस, गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस पर्टेनिंग टू वुमेन वेलफेयर, आर मेन मोटिव इज वुमेन वेलफेयर ओनली. ठीक है, ये सब चीजें आप खुद भी बनाकर लिख सकते हो, कोई हुआ नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश में ये सब लिखा हुआ है. टू इनिशिएट स्पेशल स्टडीज, जैसे उसमें भी स्टडीज हमने करी थी, रिसर्च करना, एनालिसिस करना ऑफ व्हाट, इन्वेस्टिगेशन इनटू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या हिंड्रेंसेस हैं, सिचुएशंस की अराइजिंग आउट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. एट्रोसिटीज मतलब ब्रूटैलिटीज, उनके साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको ब्रूटैलिटी मतलब क्रूअल बिहेवियर, दिस इज क्रूअल बिहेवियर ओनली अगेंस्ट वुमेन. एंड टू आइडेंटिफाई the constraints and recommend strategies, क्या क्या recommendation तो उसका बहुत मेन काम होता है कमीशन का, गवर्नमेंट को recommend करता है. To undertake promotional and educational research like I talked about, research कर सकता है about what, promotion करना of women, promotion that women should be equal, women का welfare कैसे आप कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है. educational research करना और suggest करना ways for ensuring the representation of women, represent करना women को कि हर जगह representation of women is important in all spheres, and to identify factors जो responsible है for impeding women advancement, क्या क्या advance करने के लिए women को factors important हो सकते हैं, उन सबको enforce कराना. such as lack of access to housing, एक housing provide करना, basic services है या inadequate support service है, ये सब women को मिलनी चाहिए. फिर एंड रिड्यूसिंग ड्रजरी मतलब होता है बोरिंग काम करना, हर टाइम घर का काम करते रहना. एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड, जो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. एंड फॉर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना. एंड नॉट लिमिटिंग देम टू टिल दी 4 walls, मतलब दे शुड नॉट बी बाउंडेड बाय 4 walls. ऑलराइट, फिर टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइस करना ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, लाइक आई टोल्ड यू, सोसाइटल बेसिस पे, मतलब सोसाइटी कैसे ग्रो करेगी फाइनेंशियली, मतलब इकोनॉमिक को भी उसको एसोसिएट करना सोसाइटी से, तो वुमेन का डेवलपमेंट कैसे होगा. फिर इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, ये हम पहले पिछला पॉइंट भी हमने पढ़ा था पिछले वाले कमीशन में. फिर जेल को इंस्पेक्ट करना, रिमांड होम होता है
जो एक ऑब्जर्वेटरी हाउस होता है जो कि माइनर गर्ल्स के लिए होगा। फिर वुमेन की इंस्टीट्यूशन को, इन सब चीज़ों को इंस्पेक्ट करना कि वुमेन के राइट्स इन्फ्रिंज तो नहीं हो रहे हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट तो नहीं किया जा रहा है। ऑन अदर प्लेसेस ऑफ कस्टडी वेयर वुमेन आर केप्ट इन प्रिजनर्स एज प्रिजनर्स, वुमेन को अगर एज प्रिजनर्स कीप किया जा रहा है तो उनके राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज एंड टेक अप विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज फॉर रिमीडियल एक्शन, एक रिमीडियल एक्शन लेना इफ नेसेसरी फॉर दैट मैटर कि कोई भी उनका राइट वायलेट नहीं हो रहा है। फिर टू फंड लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इशू अफेक्टिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन, तो फिर ऐसे करते हैं वो, ऐसे कोई केस चल रहा है कि लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन को अफेक्ट कर रहा है तो उसको फंड भी करते हैं, उससे पैसे भी दे देते हैं। टू मेक पीरियोडिकल रिपोर्ट्स हमने पिछले कमीशन में भी पढ़ा, पीरियोडिकल एनुअल रिपोर्ट्स बनानी चाहिए कि वुमेन को कैसे सेफ गार्ड किया जाए, क्या उनकी कंडीशन है, क्या प्रोग्रेस है, इन सब के लिए बनाया जाता है। पर्टेनिंग टू वुमेन एंड इन पर्टिकुलर वेरियस डिफिकल्टीज, क्या क्या हिंड्रेंसेस है, ऑब्स्टेकल्स है अंडर विच वुमेन टॉयल मतलब ऐसे काम करती है, क्या उसकी कंडीशंस रहती हैं, क्या उसको मेहनत करनी पड़ती है, वो सब चीजें होती हैं। कमीशन हैज द फॉलोइंग पावर्स सिमिलर टू दैट ऑफ द सिविल कोर्ट, इसकी भी पावर्स सिविल कोर्ट जैसी होती है। बार बार यही पॉइंट रिपीट हुआ जा रहा है, सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होती हैं, सेम पावर्स लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट। इसमें 4 पावर्स दी हुई हैं, बट दिस वुड बी, गिव मी अ मिनट, ये देखो ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 4th और 5th पॉइंट है ये, तो ये अभी भी देखो पावर्स अभी भी 5 ही हैं, ये सेम पावर्स हैं इसकी भी। विल नॉट रिपीट दिस अगेन। फिर अबाउट द वर्किंग ऑफ एनसीडब्ल्यू की बात करें अगर हम, in keeping with its mandate, Commission initiated various steps to improve the status and work for the economic empowerment के लिए बात करी है during the year under report. The Commission completed its visit, सब visits complete कर ली हैं, but except लक्षद्वीप नहीं cover हुआ है, ठीक है, and prepared gender profiles हुई हैं to assess the status of women and their empowerment, how they have been empowered, उनका स्टेटस क्या है, रिपोर्ट सब मेंशन हुई हैं। इट रिसीव्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, बहुत सारी कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं, एंड दीज हैव एक्टेड सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन इन सेवरल केसेस टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, कि वुमेन को स्पीडी जस्टिस मिले, कोई डिले या पेंडिंग केस ना रहे। ऑलराइट, इट टुक अप द इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज, लड़कियों की छोटे होते शादी कर दी थी तो शादी हो जाती है, तो एक चाइल्ड मैरिज का इशू बहुत ज्यादा लिया गया था। फिर इट स्पॉन्सर्ड लीगल अवेयरनेस ऑल्सो, लीगल अवेयरनेस नहीं है वुमेन में। फिर पारिवारिक महिला लोक अदालत को सेटअप किया गया था, एंड दीज रिव्यूड लॉज सच एज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, वुमेन को जला दिया जाता था या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था डाउरी के लिए। PNDT एक्ट 1994 की बात, इंडियन पीनल कोड 1860, NCW वुमेन एक्ट 1990 टू मेक देम मोर स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट एंड इफेक्टिव। फिर इट ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप्स हुई, कंसल्टेशन हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई। इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटीज, एक्सपर्ट कमिटीज भी बनी ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सो इट कंडक्टेड वर्कशॉप्स, सेमिनार्स फॉर जेंडर अवेयरनेस दैट वुमेन आर इक्वल, वुमेन बिल्कुल इक्वल हैं, एंड पब्लिसिटी कैंपेन्स अगेंस्ट फीमेल फर्टिसाइड, कि बच्चे को पैदा होते ही नहीं मार देना चाहिए क्योंकि वो लड़की है, वायलेंस नहीं होना चाहिए वुमेन के अगेंस्ट, एंड सो ऑन, in order to generate awareness in the society. So what is this? This is all about the working, how NCW has emerged, कैसे वो काम करती जा रही है। All right, ये बात समझ आई, क्या क्या लॉज काम हुए हैं, ये सब इसके बारे में इन्होंने एक पैराग्राफ दे रखा है। फिर we'll talk about NCSC, NCST, which is National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribes. यहाँ देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, आर्टिकल 338 कहता है कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेट करे सारे मैटर्स को रिलेटिंग टू द सेफगार्ड, प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है ऑल द ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ SC या ST। क्यों इनको क्यों प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है? एंड देयर शैल बी अ नेशनल कमीशन आल्सो फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आल्सो, it were instituted in the fulfillment of article 338 of constitution। तो ये constitutional status मिल गया इसको, to protect what human rights and prevent their exploitation, कि उनको exploit ना किया जाए, उनका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, and to encourage and defend their social, उनको encourage करना, उनको किसी मुसीबत से defend करना, बचाना, उनकी social life, उनकी educational, economic and cultural securities जो है ऐसा ना हो उनको इनके साथ दुर्व्यवहार करके उनको बहुत बैड ट्रीटमेंट मिले। नो,
This has been provided in the Constitution and other legislations also. बहुत सारे acts में इसके बारे में बात हो रखी है. For example, state provides talking about the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Article 338 of Constitution बहुत ज़्यादा important है. Article 338 क्या कहता है? Says a special officer होना चाहिए for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, respectively. एक अलग होना चाहिए SC के लिए, एक अलग होना चाहिए ST के लिए. क्या स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए? आर्टिकल 338 की बात कर रहे हैं. ऑल राइट. टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड्स, प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए उनके राइट्स को, प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 338. ये तो हमें याद हो गया है. एंड रिपोर्ट टू दी प्रेसिडेंट. इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाना और प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट करना, मतलब जाना उन तक. ऑल राइट. सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि उनको सेफगार्ड किया जा रहा है, SC ST को अच्छे से इक्वालिटी राइट्स मिले जा रहे हैं, सब राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. फिर देखो लिखा है द टू कमीशंस NCSC as well as NCST, which means National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes, were instituted in the fulfillment of Article 338. Like I told you, Article 338 of the Constitution, to protect their human rights को protect करने के लिए, and prevent their exploitation. अगर इनके राइट्स को प्रोटेक्ट ना किया जाए, जो तो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करें, इनका मिसयूज करें, इनसे काम करवाएं, इन्हें पैसे ना दें, इनको बहुत गंदा ट्रीटमेंट दें, इनका एक्सप्लॉइटेशन करें, तभी एक्सप्लॉइटेशन लिखा हुआ है. एंड टू एनकरेज एंड डिफेंड देयर, अगर वो सोसाइटी में उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उनको गुड ट्रीटमेंट मिले सोसाइटी में. फिर सोशल राइट्स, एजुकेशन भी प्रॉपर मिले, पैसे वाइज भी वो लोग वेल ऑफ हो, एंड कल्चरल सिक्योरिटीज, अदरवाइज दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड. ऑलराइट, एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इन्हें एक स्टेटस देता है, इनको तभी रिजर्वेशंस भी होती हैं. ऑलराइट. एंड अदर लेजिस्लेशंस, काफी लेजिस्लेशंस में भी इनको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी करी गई है. फॉर एग्जाम्पल, स्टेट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन. लाइक आई टोल्ड यू, स्टेट रिजर्वेशन देती है. एंड अफर्मेटिव action programs for government jobs to backward classes. Why it is a matter of state, I want to tell you. क्या होता है, जैसे हम सुनते हैं ना कि महाराष्ट्र में 70% jobs are reserved for Maharashtrians only. So ऐसे ही होता है कि इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है that you can represent yourself better. एक रिजर्वेशन इसलिए दी जाती है और स्टेट अपने चाहता है जो भी हमारे यहाँ जॉब करे, पहले जो यार आसपास के लोग रहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना. पता है क्या होता है? देखो, फॉर इंस्टेंस मेरी होम स्टेट में, फॉर इंस्टेंस आई लिव हियर इन उत्तर प्रदेश, अगर मैं यहाँ रह रही हूँ तो मेरी जॉब कोई दिल्ली का पर्सन, महाराष्ट्र का पर्सन, राजस्थान का पर्सन अच्छी जॉब्स वही एक्वायर कर ले तो मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी? देयरफॉर सीट्स आर रिजर्व्ड ऐसे. और since these are backward classes, they need more upliftment, they need more safeguard, they need more protection. Therefore, उनके लिए एक reservation provide की जाती है. It is a matter of state. अलग state में अलग reservation होती है. In Uttar Pradesh, we do not hear that there is 70% reservation for residents of Uttar Pradesh, but in Maharashtra there is this obligation ऐसा है that there is 70% reservation. All right, तो ये state matter है. For government jobs to backward classes, it cannot reserve for private jobs, but government jobs के लिए reservation provided की जाती है, like scheduled castes and scheduled tribes. But I want to tell you, private sector में भी reservation provide की जाती है. Regulation, क्योंकि this is all regulated in constitution as well as other legislations. Therefore, since ये सब mandated है, since all of this is mandated in constitution and other legislations, it is compulsory for private companies also to follow certain उनको भी policies follow करनी पड़ती हैं, या constitution कहता है reservation provide करनी है तो reservation भी देनी पड़ती है. It all depends. All right. फिर who because of historical history में उनको बहुत ज़्यादा, मतलब पुराने टाइम से ही उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, उनके राइट्स को सेफगार्ड नहीं किया गया है. एंड कंटिन्यूड डिसएडवांटेजेस, उनको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे. They weren't privileged, उनको privileges नहीं मिले हैं शुरू से, क्या ना उनको पढ़ाया जाता था, उनको
अनटचेबिलिटी की तरह, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, उनको टच भी नहीं किया जाता था, उनके साथ खाना खाना तो बहुत दूर की बात। तो ये सब चीज़ें अब रेलिवेंट नहीं है, पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट थी। हम तो अब आसपास नहीं देखते हैं, मे बी इन द बैकवर्ड एरियाज या फिर रूरल एरियाज में ये चीज़ें अभी भी प्रेवलेंट हो, बट नॉट हियर, वी डोंट सी, वी ऑल आर इन द सेम कॉलेजेस और ये सब, हम तो स्टूडेंट्स जो हैं, we don't see these things, and we neither discriminate that this is SC or this is ST. No, these are our friends, हमारे दोस्त हैं ये सब. These are not any backward classes for us, but ये historical and continued disadvantages के वजह से इनको कहा जाता है अगर इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी ये पिछड़ जाएंगे, ये अपलिफ्ट नहीं हो पाएंगे, पीछे रह जाएंगे, therefore इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है. All right, based on caste status and otherwise have not been adequately represented in these services. इनको equal representation नहीं मिली है, adequate representation नहीं मिली है, like I told you under the state. Examples of special laws include, क्या क्या special laws है? एक तो हमें बहुत famous पता है, SC and ST, which is scheduled caste and scheduled tribe. Prevention of Atrocities Act है, देखो 1989 का एक्ट है, ठीक है. ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यही कहता है कि आप SC को ऐसे नहीं बोल सकते हो, scheduled caste को या किसी नाम से नहीं बुला सकते हो. I cannot even name that name. Why? Because I will be liable for defamation. आपके ऊपर केस हो सकता है इस लॉ के अंदर, आपको जेल भी हो सकती है अगर आप किसी SC को ST को किसी गलत नाम से बुलाओ. All right. फिर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, 1955 का एक्ट है, ठीक है. तो ये 1989 का एक्ट है, ये 1955 का एक्ट है. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है. कॉन्स्टिट्यूशन तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, आर्टिकल 338 हमने पढ़ लिया है. फिर पावर्स एंड फंक्शंस की बात की गई है. बोथ कमीशंस हैव सिमिलर पावर्स एंड फंक्शंस एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 338. दोनों के सेम पावर्स फंक्शंस है, बोथ ऑफ NC SC एंड CST, दोनों के सेम पावर्स फंक्शंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए आर्टिकल 338 to investigate and monitor all matters relating to the safeguard. Protection चाहिए rights का for the scheduled caste as well as scheduled tribes in, and it is also given in constitution and other laws. We know this, कि हमें बहुत अच्छे से पता है क्या क्या functions हैं, हम उनको अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा. All right, one more thing, एक बात और बोलनी है, like NC/ST works specifically for SC and ST only, ठीक है. NC, SC, NC/ST ये सब specifically अपने लोकली काम करते हैं, जैसे NCW वर्क्स ओनली फॉर वुमेन, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वर्क फॉर माइनॉरिटीज. NHRC जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो कॉमन वर्क करता है सबके लिए. तो ये सब आपको समझ आया. अगर इनका जॉनर किसी पर्टिकुलर फील्ड में है तो वो उन्हीं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं. फिर टू इवैल्यूएट फंक्शंस हैं, टू इवैल्यूएट द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड्स, इवैल्यूएट करना क्या इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, बचाया जा रहा है, सेफगार्ड हो रहा है. फिर इंक्वायर करना, इंक्वायर मतलब इंक्वायरी करना, इंफॉर्मेशन लेना इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, जो कंप्लेंट्स आई हैं विद रिस्पेक्ट टू डिप्राइवेशन ऑफ, यू आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ राइट्स, तुम्हें राइट्स नहीं मिले, डिप्राइव होना मतलब यू आर गेटिंग द राइट्स. एंड सेफगार्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ SCs एंड ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन किसी जगह पे नहीं मिली जा रही है, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो तुम्हें इंक्वायर करना है ये सब चीजें. And to participate and advise on the planning process of socio-economic development. Socio-economic development मतलब सोसाइटी में डेवलपमेंट करना by the way of economic मतलब फाइनेंशियल वे में. All right, socio-economic development पहले भी टर्म आ चुका है of SC and ST, and to evaluate the progress. ये मैं and to evaluate the progress of their development, ये लाइन शायद मैं तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ. जो प्रोग्रेस होती है उनकी क्या प्रोग्रेस है, हाउ मच हैव दे रीच, क्या डेवलपमेंट हो रहा है उनका, टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सी these points are somewhat linked. If you cannot learn them, इनको थोड़ा सा समझ लो, you can frame it on your own. आप बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो. मैक्सिमम आपको 3 to 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए. 6 मार्क क्वेश्चन याद है तो आप 6 मार्क्स में भी उन 3-4 को ही लिख सकते हो एक्सटेंड करके बहुत अच्छे से, ठीक है. इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अंडर द यूनियन एंड एनी स्टेट, ठीक है. तो पार्टिसिपेट एंड एडवाइस कर सकते हो कि क्या प्लानिंग प्रोसेस है, इवैल्यूएट कर सकते हो क्या प्रोग्रेस हो चुकी है डेवलपमेंट की,
इवन ऑन द सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पे भी हो सकती है, अंडर द यूनियन और द स्टेट लेवल ऑल्सो। फिर टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट, लाइक आई टोल्ड यू, ये रिपोर्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को। यू हैव टू गो टू द प्रेसिडेंट एनुअली, मतलब साल में, पीरियोडिकली, मंथली, वीकली, पीरियोडिक, हर पीरियड के बाद, या मतलब 3 महीने के बाद, कैन बी एनी पीरियड, रिपोर्ट्स ऑन द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड्स, क्या सेफगार्ड किया जा रहा है, इनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। फिर रिकमेंडेशन देना फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, रिकमेंडेशन देना कि यू शुड गो फॉर दिस, ये करना, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ होम, एससी और एसटी के राइट्स, एज वेल एज वेलफेयर, इनका गुड वेलबींग, इनकी वेलफेयर, एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एससी एंड एसटी। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए एससी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइक आई टोल्ड यू, वही होता है सोसाइटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, मतलब उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ सोसाइटी में रहते हैं वहाँ भी रिस्पेक्ट हो, फाइनेंशियली भी वेल ऑफ हो, ठीक है, उनको, उनका रिलीजन, उनकी कम्युनिटी को भी एक रिकॉग्नाइज करा जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, और राइट, उनको रिकॉग्निशन कट करना है, उनको रिकॉग्निशन मिले एक, ठीक है। फिर वो फाइनेंशियली भी वेल ऑफ हो, सोसाइटी में अपलिफ्टेड हो, बस यही है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑलराइट, फर्दर जस्ट लाइक द अदर ह्यूमन राइट्स, जैसे अदर ह्यूमन राइट्स की वो है पावर्स हैं, द 2 इकोनॉमिक कमीशंस हैव द सेम पावर्स, लाइक आई टोल्ड यू, किसी भी कमीशन की पावर आ जाए आपको 5 ही लिखनी है, ये वही 5 दी हुई है, कुछ नया नहीं है इसमें। समन करना एंड एनफोर्स करना द अटेंडेंस, फिर रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, या फिर रिक्वेस्ट एनी पब्लिक रिकॉर्ड या कॉपी करना फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, डिमांड करना, या फिर इशू कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। आई विल नॉट टेल यू द डिटेल ऑफ इट, व्हाई, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। आई टोल्ड यू, मैं 5 पॉइंट्स बोलूंगी, ये वही 5 पॉइंट्स है जो मैं समझा चुकी हूँ, ये वही 5 पॉइंट्स, सब पावर्स, सबकी पावर्स यही है, हर जगह आपको यही लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, कोई हुआ नहीं है, सब कमीशन की एक ही पावर है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ आ रहा होगा। आर्टिकल 338 also mandates the union, आर्टिकल 338 कहता है हर यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, टू कंसल्ट द कमीशन, दैट यू हैव टू कंसल्ट द कमीशन अगर मैटर हो ऑन ऑल मेजर पॉलिसीज, अगर मैटर्स हो अफेक्टिंग scheduled caste as well as scheduled tribes, then you have to consult whom? You have to consult NCSC, National Commission for Scheduled Caste, या फिर NCST अगर scheduled tribe का कोई मैटर है। तो क्या हुआ, वो NCST, NCSC, कोई दोनों को आप कंसल्ट कर सकते हो अगर कोई मैटर पर्टेनिंग टू देम है, पॉलिसी फॉर्म करने की उनकी बात हो रही है। फिर कमीशन रिसीव कंप्लेंट्स, कमीशन कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है, इंडिविजुअल कर सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन कर सकते हैं, अलेजिंग दैट दे हैव बीन डिनाइड, उनको सेफगार्ड नहीं किया गया है प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनके अंडर आर्टिकल 338 उनको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, एक ऑफिसर होना चाहिए, उनको फिर भी डिनायल मिल रहा है, सेफगार्ड नहीं किया जा रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स नहीं है उनका। द कमीशंस फॉलो अप विद द अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस अगेंस्ट व्हम द कंप्लेंट इज लॉन्च्ड, तो कमीशन फॉलो अप करता है, क्या हुआ था, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे, क्या किया तुमने, सेफगार्ड क्यों नहीं किया, प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया उनके राइट्स को, जो भी अथॉरिटी किसी ने भी या ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब किया है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च हुई है, उसके साथ वो फॉलो अप करता है, इसका कंप्लेंट मैकेनिज्म यही है। ऑलराइट, आई होप ये क्लियर हुआ है आपको। चैप्टर 4 यूनिट 4 बोल लो, कुछ भी खत्म हो गया है यहाँ पे, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, टाटा बाय बाय, खत्म हो चुका है ये चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। एनी डाउट्स, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, लिखो उसमें, बताओ मुझे, रिव्यूज दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू, मैं रिप्लाई कर रही हूँ अब सबके, कोई भी डाउट है हम डेफिनेटली उस बारे में बात करेंगे, कोई कंफ्यूजन है बता सकते हो, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। लर्न करो ऐप में सब नोट्स अवेलेबल हैं, ऑल द नोट्स आर अवेलेबल, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है लर्न करो ऐप पर। ऑलराइट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड्रॉइड ऐप है, हमारी टेक टीम ने बनाई है, इट इज बिल्ट बाय अस ओनली, हमारी टेक टीम ने ही बनाई है, आप जाकर अभी के अभी डाउनलोड कर लो हमारी ऐप। फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सब वीडियोस की इंफॉर्मेशन उस टेलीग्राम चैनल पे आती रहती है। One more thing, all of these videos are lined up on our Learn Karo app. You must go and check out these videos on Learn Karo app. All right, YouTube पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो पार्ट्स के साथ, तो यहाँ पे अच्छे से मेंशन है, दी हुई हैं, जाकर चेक कर सकते हो। I am Nandini Chhabra signing off. For any queries, doubts, do let me know in the comment box. We will reply to you within 16 to 24 hours of working.
And thank you so much for watching my videos. Bye bye guys. Take care. Bye.